प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 24 दिसंबर 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 जनवरी 2026 को प्राप्त हो गई और वे सन 2026 उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया। सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित कोई सूचना नहीं है, विशेषाधिकार से संबंधित सूचना नहीं है। संख्या 11 उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 8 फरवरी 2026 की बैठक में विधानसभा के दिनांक 9 फरवरी 2026 से दिनांक 20 फरवरी 2026 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं। दिनांक 11 फरवरी 2026 को नियम 56 की सूचनाएं ली जाएँ। दिनांक 12 फरवरी 2026 को भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं ली जाएंगी। दिनांक 9 फरवरी 2026 को दिनांक 20 फरवरी 2026 तक के उपवेशनों की तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत रखा जाए। फरवरी 2026 9 सोमवार 11 बजे पूर्वाह्न राज्य विधानमंडल के एक साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण। 12:20-30 बजे अपराह्न श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना। औपचारिक कार्य यथा अध्यादेश, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना। विधेयकों का पुरस्थापन आदि यदि कोई हो तो। 10 मंगलवार निधन के निर्देश। 11 बुधवार 11 बजे पूर्वाह्न वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय का प्रस्तुतिकरण। 2 श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। 12 गुरुवार निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। 13 शुक्रवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा एवं पारण आधा असरकारी दिवस। फरवरी 2026 14 शनिवार 15 रविवार बैठक नहीं होगी। 16 सोमवार वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर साधारण चर्चा। 17 मंगलवार वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर साधारण चर्चा। 18 बुधवार वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय पर साधारण चर्चा। 19 गुरुवार वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय पर अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 20 शुक्रवार वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय के अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान। 3 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2026 का सदन की अनुज्ञा से पुरस्थापित, उस पर विचारण एवं पारण। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ये सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है। प्रश्न ये है कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया, ये सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव मंजूर हुआ। मत संख्या 12 मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस विधानसभा में योगी सरकार की वर्ष 25-26 की आर्थिक समीक्षा का मैं विवरण इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। अपलोड करा दीजिए सबकी डिवाइस में। सब सिस्टम पे करवा दें। हाँ, करवा रहे। आपके डिवाइस पर आ गए ना। माननीय वही आपने सुना नहीं, आपने लगाने के बाद भी नहीं सुना। बताइए, जो नहीं लगाए उनको तो समझ में आ रही है। मैंने बोला अपलोड करा दीजिए। आपके डिवाइस पे देखिए, खोलिए। माननीय हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे। अभी शुरू किया हार्ड कॉपी। ये नई परंपरा है माननीय। पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारी आर्थिक स्थिति का ब्यौरा हम देने जा रहे हैं। योगी सरकार का कई इनोवेशंस किए हैं माननीय। उसमें यह भी इनोवेशन ऐसा है कि जो मैं समझता हूं कि लोगों की जिज्ञासा भी रहती है, और ये आज मैं आपके माध्यम से ये पूरे सदन को, पूरे प्रदेश को माननीय अवगत करना चाहता हूं। इन वर्षों में माननीय एक भी कोई नया टैक्स आरोपित नहीं किया गया माननीय। जनता की जेब के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया, और साथ ही साथ माननीय पेट्रोल और डीजल जिससे सभी लोग वाबस्ता है माननीय, उसका रेट आज उत्तर प्रदेश में 1-2 छोटे राज्यों को छोड़कर बाकी सबसे कम है माननीय उत्तर प्रदेश में। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आवागमन हो, पेट्रोल और डीजल आज हमारे साधन का, खास तौर से आवागमन का सबसे बड़ा साधन है माननीय। तो मैं आपकी अनुमति से माननीय ये प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब एक ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं जब उत्तर प्रदेश भारत सरकार के अनुवर्त अपनी
आर्थिक समीक्षा पहली बार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रदेश की आर्थिक समीक्षा केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि हमारे राज्य की प्रगति, जनता की आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं का जीवंत दस्तावेज है। मैं अत्यंत गौरवान्वित हूं कि वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। आज नई आर्थिक दृष्टि और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 25 करोड़ से अधिक नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जो इसे कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बना रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था 8 वर्षों में दोगुने से अधिक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका आकार वर्ष 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ रुपए से दोगुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए, 30.25 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए वित्तीय वर्ष 25-26 में 36 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। एक समय जिस प्रदेश में निवेशक कतराते थे, वहीं अब लगभग 50 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध प्रोत्साहन और SSS सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड की गारंटी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान वर्ष 2016-17 में 8.6% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.1% तक पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय 50 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रुख को परिवर्तित कर ऐतिहासिक बदलाव आया है। आजादी के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत के बराबर थी, लेकिन लगातार गिरते हुए 2014-15 में राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% रह गई। वर्ष 2024-25 में गिरावट के रुख को परिवर्तित कर ऐतिहासिक बदलाव करते हुए प्रति व्यक्ति अनुपात बढ़कर 53.5% हो गया है तथा इसके बढ़ने से की प्रवृत्ति को लेकर हम आश्वस्त हैं। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद वर्ष 2016-17 में 54,564 थी, जो 8 वर्षों में दुगनी होकर 2024-25 में 1,09,844 तक पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 होने का अनुमान है। मान्यवर, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल घरेलू उत्पाद, वो तो निवल उत्पाद के साथ थी जो प्रचलित है, और ये GSDP को, क्योंकि हमारा आबादी का आंकड़ा अभी तक स्टेबल नहीं है, हम तो एक अंदाज से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 2011 के बाद इतनी आबादी बढ़ी, तो ये GSDP के आधार के ऊपर जो हमारा आंकड़ा है कि प्रदेश की प्रति माननीय मंत्री जी, ये सभी लोगों का जो डिवाइस है ना, उसमें सर्कुलर है ना, सर्कुलर को आप दबाएंगे तो उसमें सभी के पास ये उपलब्ध है, उसको देख लेंगे। मंत्रियों का वक्तव्य तो हमेशा वो वक्तव्य आ रहा है, उसके ऊपर चर्चा का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी बैठो। प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद GSDP पर कैपिटा के आधार पर वर्ष 2016-17 में 61,142 से बढ़कर 2024-25 में 1,26,304 हो गई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था GSDP में वर्ष 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 25.8%, औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 47% है। राजकोषीय स्थिति, बजट आकार विगत 9 वर्षों में दोगुना बढ़ा। प्रदेश का कुल बजट 16-17 के बजट रुपए 3.47 लाख करोड़ से 9 वर्षों की अवधि में 4.86 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 25-26 में हेतु 8.33 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जबकि इसी के समकक्ष पूर्ववर्ती अवधि वर्ष 2008-9 से वर्ष 2016-17 8 वर्षों में ये वृद्धि मात्र 2.34 लाख करोड़ रुपए की थी। सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में 2 गुने से अधिक की वृद्धि। प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय वित्तीय वर्ष 16-17 के रुपए 69.79 हजार करोड़ रुपए के सापेक्ष 2 गुने से अधिक बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 पुनरीक्षित अनुमान में 147.72 हजार करोड़ रुपए रहा है। ये वृद्धि प्रदेश की विकासोन्मुख वित्तीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक ऋण से GDP अनुपात 2016-17 में 29.3% था, जो वर्ष 2024-25 में घटकर मात्र 28% हो गया है। यह राष्ट्रीय स्तर के 81.3% और विश्व औसत 92.8% से काफी कम है। यह स्थिति राज्य की वित्तीय स्थिरता और अनुशासन
को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का 2016-17 में कुल 0.86 लाख करोड़ रुपए के सापेक्ष लगभग 2.5 गुना बढ़कर 2024-25 में पुनरीक्षित अनुमान 2.9 लाख करोड़ रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश ने लगातार FRBM मानकों के अनुरूप सार्वजनिक ऋण GSDP अनुपात को संतुलित रखा है। कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य है। खाद्यान्न, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला एवं मेंथा उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर से पर सबसे अधिक है। विगत 8 वर्षों में मत्स्यायन में 115.5% वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में 33.6% के साथ देश में प्रथम स्थान, अंडा उत्पादन में 167% की वृद्धि हो रही है। प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2016-17 से 2.16 करोड़ हेक्टेयर था, जो 27.8% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया, जो लगभग 60 लाख हेक्टेयर की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। प्रदेश की फसल सघनता वर्ष 2016-17 में 162.7% थी, 31% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 193.7% हो गई, जो राज्य की सिंचाई विस्तार योजनाओं फसल बीमा, डिजी क्रॉप सर्वे और कृषि सुधार नीतियों का परिणाम है। प्रदेश में संचालित चीनी मिलों द्वारा 956,09,000 टन गन्ने की पिराई कर 92.45 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। पिपराइच, मुंडेरवा एवं नमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD की अतिरिक्त पेराई क्षमता तथा 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 3.4 लाख करोड़ रुपए अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों 1995 से 2017 तक के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान रुपए 2 लाख करोड़ रुपए से भी लगभग 90.8 हजार करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2025-26 से तो गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऑनलाइन खंडसारी लाइसेंसिंग नीति के तहत प्रथम बार 285 नई इकाइयों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वर्ष 2018-19 से माह नवंबर 2025 तक 21 किस्तों में 3.12 करोड़ किसानों को कुल 94,668.58 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की गई है। सीड पार्क उत्तर प्रदेश सरकार 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उन्नत सीड पार्कों की स्थापना कर रही है, जिनमें बीज प्रसंस्करण, स्पीड ब्रीडिंग और हाइब्रिड बीज विकास की सुविधाएं होंगी। इससे बीज आयात पर निर्भरता घटेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और प्रदेश भारत का प्रमुख बीज उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा। कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश के लिए सीड पॉलिसी प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में निवेश बढ़ा है। वर्ष 2025 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया गया है, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ और औद्योगिक गलियारों के व एक्सप्रेस वे परियोजनाओं ने उन्हें आकर्षित किया। कारखानों में दुगने से अधिक वृद्धि। प्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में जहां कुल 14,169 कारखाने पंजीकृत थे, वहीं वित्तीय वर्ष 25-26 के नवंबर माह तक यह संख्या दोगुने से भी अधिक बढ़कर 30,695 तक पहुंच गई। ये उपलब्धि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और निवेश आकर्षण का सशक्त प्रभाव है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट दर्शाती है कि राज्य के उद्योगों के सकल मूल्य वर्धन में गत वर्ष की तुलना में 25% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। ये वृद्धि दर न केवल देश के प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर है, बल्कि अखिल भारतीय औसत वृद्धि पर 11.9% से दोगुने से भी अधिक है। निर्यात दोगुने से भी अधिक। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में से कुल 0.84 लाख करोड़ का निर्यात हुआ, जो विगत 8 वर्षों से में दुगने से भी अधिक वृद्धि के साथ वर्ष 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ रुपए का हो गया। वित्तीय वर्ष 25-26 में माह नवंबर तक कुल 1.31 लाख करोड़ का निर्यात किया जा चुका है। यह वृद्धि राज्य की विनिर्माण क्षमता, नीति निर्धारित विकास और वैश्विक बाजारों में प्रदेश की उपस्थिति का सशक्त प्रभाव है।
उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में चौथा स्थान महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं गुजरात के बाद प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2022 में प्रदेश 7वें स्थान पर था। लैंड लॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। ये उपलब्धि राज्य की निर्यात क्षमता और नीतिगत मजबूती का प्रमाण है। निवेश आकर्षण में अग्रणी उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में उत्तर प्रदेश ने 2,94,255 करोड़ रुपए के MOU साइन किए, जिनमें AI रेडी, डेटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी और रक्षा निर्माण शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी A1 में सम्मिलित है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाते हुए वर्ष 2018-19 में से दिसंबर 2025 तक कुल 890.44 करोड़ मार्जिन मनी वितरित की है, जिससे 3.22 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। सितंबर 2025 में एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 70 देशों के बायर्स ने भाग लिया। साथ ही ODOP उत्पादों की भागीदारी ने उन्हें अद्वितीय वैश्विक अनुभव प्रदान किया। कंप्लायंस रिडक्शन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर अग्रसर है, जहां डिजिटल पारदर्शी और निवेश अनुकूल वातावरण, भूमि से श्रम तक हर चरण में सरलता और निवेश गति सुनिश्चित करता है। निवेश मित्र के माध्यम से एकीकृत, तेज और भरोसेमंद गवर्नेंस उपलब्ध है और डीरेगुलेशन सुधारों ने इसे निवेश का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। युवा कौशल विकास मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ वर्ष 2021 से वर्ष 2024-25 तक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों कुल 918 प्रशिक्षणार्थियों का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हुई है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में संचालित कुल 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,801 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश खेल क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं। साथ ही मेरठ के सरदना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में स्पोर्ट्स साइंस एवं इंजरी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना से खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। शिक्षा वर्तमान में प्रदेश के कुल 38 राज्य विश्वविद्यालय एवं 52 इसमें सभी प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, तकनीकी भी हैं, एवं 52 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए अपराध के 0 प्रति 0 टॉलरेंस नीति लागू की गई। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक CCTV नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती से सार्वभौमिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित की हुई है। उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से महिलाओं को औद्योगिक कार्यों विशेषकर नाइट शिफ्ट में समान अवसर प्रदान किए गए हैं। मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण में से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता की नीति को नई गति मिली है। जनवरी 2026 तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं, जिसका उद्देश्य समान लिंगानुपात स्थापित करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2017-18 से 2024-25 तक विवाहों की संख्या लगभग 5 गुना और व्यय लगभग 7 गुना बढ़ा है। 2025-26 में दिसंबर 2025 तक विवाह और व्यय दोनों अपनी स्वाभाविक गति से संपन्न हो रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्थान छात्र छात्राओं की आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में बालकों के लिए 188 और बालिकाओं के लिए 76 छात्रावास संचालित है। वर्ष 2024-25 में कुल 264 छात्रावासों में 9,432 छात्र छात्राएं आवासित रहे, जिससे शिक्षा के साथ सुरक्षित आवास की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। 2024-25 में SC/ST एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु पूर्व दशम इनाम दशमोत्तर छात्रवृत्ति 24.69 लाख में
से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ओबीसी राज्य सरकार द्वारा पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के लगभग 11 लाख छात्रों को लाभान्वित कराया जा रहा है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या 5.19 लाख थी। इस योजना के अंतर्गत बजट प्राविधान में लगभग 3 गुना एवं लाभार्थियों की संख्या में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 में पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के 27 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या मात्र 13.64 लाख थी। उत्तर प्रदेश आज भारत का एक्सप्रेस वे प्रदेश बनकर उभर रहा है। वर्तमान में 7 एक्सप्रेस वे संचालित है, 3 का निर्माण तीव्र गति से जारी है और 12 नए एक्सप्रेस वे प्रस्तावित, कुल 22 एक्सप्रेस वे हैं। वाराणसी में देश का प्रथम अर्बन रोप वे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जो शहरी परिवहन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस वे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रदेश की आर्थिक रीढ़ को सुदृढ़ कर रही हैं और विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयां तक पहुंचा रही हैं। प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और सबसे विस्तृत सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार में प्रदेश देश के दूसरे स्थान पर है। 90 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। प्रदेश में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 16 संचालित, 12 घरेलू, आगरा, बरेली, गोरखपुर, हिंडन, कानपुर चकेरी, कानपुर सिविल, मुरादाबाद, प्रयागराज, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट एवं श्रावस्ती तथा 4 अंतर्राष्ट्रीय, अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी एवं लखनऊ एवं 8 निर्माणाधीन प्रस्तावित हवाई अड्डे, कुल 24 हवाई अड्डे। जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश देश का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के मार्च 2017 में जहां कुल क्षमता 23.66 हजार मेगावाट थी, जो 55% 13,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 36.74 हजार मेगावाट हो गई। इस अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, 5.53 से 9.8 हजार मेगावाट। इस प्रकार प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता में सोलर एनर्जी का योगदान 23% से बढ़कर 27% हो गया है। यह उपलब्धि न केवल वर्तमान की शक्ति है, बल्कि आने वाले कल की ऊर्जा क्रांति का संकेत भी है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत स्कंद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 दिसंबर 2025 तक में विद्युत उत्पादन वर्ष 2016-17 की तुलना में 42.31% की वृद्धि की दर्ज की गई है। इस अवधि में कुल 47,753 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त निगम की जल विद्युत इकाई ने 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित लक्ष्य 938.14 मिलियन यूनिट के विरुद्ध कुल 1489.167 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया, जो लक्ष्य से 58.74% अधिक है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाएं तेजी से विस्तार कर रही हैं। वर्तमान में नोएडा, लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो सेवाएं संचालित हो रही हैं, जबकि वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज में नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ये पहल प्रदेश के शहरी परिवहन को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इसके अंतर्गत न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जो आधुनिक परिवहन व्यवस्था का सशक्त प्रतीक बनकर प्रदेश को नई गति और दिशा प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सर्वाधिक लंबे समय हिस्से वाला रेल मार्ग स्थित है, जहां लगभग 1050 किलोमीटर से अधिक लंबाई का मार्ग राज्य से होकर गुजरेगा। ये कॉरिडोर लुधियाना, पंजाब से लेकर दानकुनी, पश्चिम बंगाल तक फैला है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1839 किलोमीटर है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल है, जिसके तहत क्षेत्र को औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र बनाने हेतु 2 चरणों में 56,662 एकड़ भूमि अर्जित की जानी है। प्रथम चरण में चिन्हित 35,298 एकड़ भूमि में से
22,982 एकड़ भूमि अर्जित हो चुकी है, जिससे बुंदेलखंड के विकास को गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रही है। वर्ष 2011 में यह स्तर 22.3% था, जो 2026 में बढ़कर 27.6% हो गया। आगे 2031 में 29.5% और 2046 में 35.8% तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य में शहरीकरण क्रमिक रूप से तेजी पकड़ रहा है। आगामी 5 वर्षों में 100 नई टाउनशिप से के सापेक्ष 34 टाउनशिप का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जल परिवहन उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल नौगम्य लंबाई में से 425 किलोमीटर 26% प्रदेश में स्थित है। वाराणसी से हल्दिया तक का मार्ग संचालित है, जिसे अयोध्या तक बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। वाराणसी में भारत का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित है, जबकि रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में टर्मिनल व फ्रेट विलेज परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के 111 राष्ट्रीय जल मार्गों में से 11 उत्तर प्रदेश में हैं, जो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, टोंस, अस्सी, वरुणा और कर्मनाशा नदियों पर आधारित हैं। सेवा क्षेत्र आईटी और ITES सेक्टर नोएडा आज देश का प्रमुख IT हब बनकर स्थापित है। वहीं लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र और कानपुर का ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये पहले उत्तर प्रदेश को तकनीकी नवाचार और उभरते उद्योगों का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत और नीतियों से प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बन रहा है। वर्ष 2024 में 64.91 करोड़ पर्यटक आए और वर्ष 2025 में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 66.3 करोड़ सहित ये संख्या 156.18 करोड़ रुपए 2.4 गुना से अधिक पहुंचकर प्रदेश को सांस्कृतिक टूरिज्म हब बनने का स्पष्ट संकेत देती है। इसमें वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, आगरा और बौद्ध सर्किट के स्थल प्रमुख योगदान करता है। प्रदेश में दिसंबर 2025 तक 4,49,756 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें 20,913 बैंक शाखाएं, 19,191 ATM, 39,880 BC सखी तथा 3,69,772 बैंक मित्र हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश के 10.22 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश का ऋण जमा अनुपात बढ़कर 60.39 हुआ, जो स्थिरता का संकेत है। सामाजिक विकास पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें देश में सबसे कम 94.65 प्रति लीटर, टैक्स 19.36%। इसी प्रकार कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में डीजल की कीमतें 87.76 प्रति लीटर, टैक्स 10.47% भी भारत में सबसे कम है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार ईंधन पर अपेक्षाकृत कम कर लगाती है, जिससे जन सामान्य के जीवन यापन में सहजता, ईज ऑफ लिविंग आती है। प्रदेश में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना अंतर्गत माह जनवरी 2026 तक 5.46 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जो देश में सर्वाधिक हैं। नियमित टीका कार्यक्रम के अंतर्गत 2024-25 में 100% बच्चों को पूर्ण प्रशिक्षित किया गया तथा वर्ष 2025-26 में माह सितंबर 2025 तक कुल 28.62 लाख 98% बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित किया गया है। सरकार के शिक्षा के आयामों में उन्नयन संबंधी प्रयासों के फलस्वरूप मूल्यांकन एजेंसी WHE बॉक्स द्वारा प्रकाशित इंडिया स्किल रिपोर्ट ISR 2025 के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश संख्यात्मक कौशल में 80.12% के साथ प्रथम स्थान पर है। भविष्य की दिशा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 केवल एक विजन नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेश और प्रशासनिक पारदर्शिता की दूरदर्शी परिकल्पना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निवेश, रोजगार और सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं को कौशल विकास और स्टार्टअप योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रदेश में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर के अंतर्गत 26 जनपदों में 29 परिसरों में से 27 में 84% भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है, जिससे आधुनिक औद्योगिक क्लस्टर और निर्यात क्षेत्र को गति मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास ने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सामाजिक योजनाओं ने
आम जन को राहत दी है और अवसंरचना परियोजनाओं ने भविष्य की दिशा तय की है। मैं इस सदन से अपेक्षा करता हूं कि सदन की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2025-26 को सकारात्मक दृष्टि से देखें और राज्य हित में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठिए वो उसके ऊपर डिबेट में आएगा। वो जिस समय बजट के ऊपर डिबेट होगी सारी बातें पूछेगा, सब पूछेगा, सब कुछ पूछने का अधिकार होगा। तीन दिन पूरे देंगे, आप पूछिएगा, वो तीन दिन पूछते रहेगा। आप आपस में तय कर लीजिए ना, आपस में तय कर लीजिए। खाली कि आप गांव आपस के में तय पास कर में लीजिए। नहीं, आपको नहीं, मैंने अनुमति दी, मैंने उनको अनुमति दी, कितनी इनकम सरकार की बढ़ी है? मैं इनको अनुमति दी, प्लीज। ऐसा कि हम सब कोई भी सदन में बात उठनी होती है तो कार्य समिति में भी बात आती है। अगर वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा प्रस्तुत करना था तो विपक्ष को भी जानकारी होती। और दूसरा महोदय, अगर देखा जाए महामहिम राज्यपाल का भाषण, जो महामहिम राज्यपाल का भाषण है, सेम उसकी दूसरी कॉपी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने तो अच्छा हुआ ना, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, दोनों बातें आ गई। मानवर आर्थिक कोई नई बात तो नहीं कही ना आपके हिसाब से। तो अगर विपक्ष को भी अवगत करा देते, और हम तो आपसे मांग करते हैं मानवर कि आप इस पे चर्चा करा दें। कराएंगे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये चर्चा कराएंगे, केवल अखबारों की हेडिंग कराएंगे। मैं कहता हूँ कराएंगे। महामहिम के, अरे आपने कहा महामहिम के भाषण के बाद मानवर, अरे उसके ऊपर क्या आवश्यकता होगी आर्थिक समीक्षा? मेरी बात सुनिए ना, उसके ऊपर चर्चा कराएंगे। मानवर आज चर्चा करा, अरे आप चर्चा कराने की बात है चर्चा ना। को तैयार। अरे मैं कहूँगा ना चर्चा अखबारों की हेडिंग बन जाए, न्यूज चैनलों पर आ जाए। और अब क्योंकि मंत्रियों को वक्तव्य देने का अधिकार, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा कराएंगे। ये इन लोगों की सुविधा के लिए है। हमारा आर्थिक स्थिति हमारी क्या है, ये तो अच्छी बात इसका है। केवल एक जानकारी बताया, उसके ऊपर आप उसको सदन में जो आपके एजेंडे में जो मदद दी है माननीय, उसी में मंत्री लोग जब चाहे सरकार का पक्ष रख सकते हैं माननीय, उसके ऊपर डिबेट नहीं होता माननीय। और इनको 6 दिन का मौका मिलेगा माननीय, उसमें 3-3 घंटे फालतू भी हैं। जितनी चाहे चर्चा करें, सब बात का जवाब दिया जाएगा। ये केवल आपको जानकारी के लिए उपलब्ध करा दिया। मुरारी जी, आप चर्चा करने, आपने जो बात की उसको मान ली मैंने, और ये सही नहीं है। मान लिया ना, उसको मान लिया, ये आपकी बात मान लिया, क्या प्रॉब्लम? भाषण की नकल है, ये भी सही नहीं है। ये पूरी एक आर्थिक ब्लूप्रिंट है। सब लोग खड़े होंगे तो नहीं पता चलेगा ना। जब ये चर्चा करें तो इनके सुविधा के लिए है। इसके ऊपर चर्चा कराएंगे। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक।